अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर 11 फौजी एहलकार हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए हैं। यानी हेलीकॉप्टर में मौजूद 14 में से 13 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो गई है। इस हादसे में सिर्फ एक कैप्टन है जो बच पाए हैं, जिनका नाम वरुण सिंह बताया जा रहा है। वो अब तक जेर इलाज हैं, लेकिन उनकी भी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वक्त भारत में हंगामी सूरत हाल है। मुसलसल मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी है। हेलीकॉप्टर कैसे गिरकर तबाह हुआ है, इस हवाले से अब तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इस हादसे के बाद तकरीबन 6:30 बजे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में काबीना की सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जो 1 घंटे तक जारी रहा, जिसमें अहम वज़रा और एडवाइजर्स ने शिरकत की। जबकि कल भारतीय पार्लियामेंट को भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह इस हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे। सवालात उठ रहे हैं कि वाक़या कैसे हुआ। इस हवाले से अब तक इबहम बरकरार है और इंक्वायरी का ऐलान कर दिया गया है। अहम बात यह है कि जब तकरीबन 12 बजे के बाद भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर के गिरकर तबाह होने की खबरें सामने आईं, तो बहुत देर तक भारतीय हुकूमत की तरफ से इस मामले पर खामोशी थी। मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी इस खदशे का इजहार कर चुके थे कि इस हादसे में भारतीय फौजी कमांडर हलाक हो गए हैं, मगर भारतीय मीडिया फिर भी इस हवाले से उम्मीद जाहिर कर रहा था कि शायद मामला इसके बरक्स सामने आए, क्योंकि हुक्काम इस हवाले से कोई मालूमात नहीं दे रहे थे। मगर जहां हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ था, वहां रेस्क्यू हुक्काम को जली हुई लाशें मिलना शुरू हो गई, जिसके बाद डीएनए के जरिए लाशों की शनाख्त की गई और फिर घंटों बाद तकरीबन 5:30 बजे भारतीय एयरफोर्स ने इस बात की तस्दीक कर दी कि भारतीय जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोग इस हादसे में हलाक हो गए हैं। मुख्तलिफ सतह पर इस पर बात हो रही है, रद्दमल दिया जा रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर सियासतदानों ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है। जबकि इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रद्दमल भी सामने आया है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने भारतीय डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत की हलाकत और उनकी अहलिया समेत दीगर कीमती जानों के नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया है। दूसरी तरफ जनरल बिपिन रावत को मौजूदा हुकूमत और नरेंद्र मोदी का इंतहाई करीबी साथी समझा जाता रहा है। दिसंबर 2016 को भारतीय हुकूमत ने एक मुतनाज़ कदम उठाकर 2 सीनियर जनरलों को नज़रअंदाज करके जनरल बिपिन रावत को भारत का 27वां आर्मी चीफ तैनात किया था। और फिर 2019 में उनकी रिटायरमेंट से पहले ही जनरल बिपिन रावत को भारतीय हुकूमत ने मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनात किया। इससे पहले भारत की फौजी क़यादत में ऐसा ओहदा मौजूद ही नहीं था। बाकायदा जनरल बिपिन रावत के लिए ये ओहदा 2019 में बनाया गया। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत भारतीय आर्मी चीफ की हैसियत से रिटायर होने वाले थे और उनकी रिटायरमेंट से सिर्फ 1 दिन पहले भारतीय वज़ारत दिफा ने एक नया ओहदा तश्कील देकर उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनात कर दिया और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रूल्स में तरमीम करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रिटायरमेंट की हद 65 साल मुकर्रर कर दी। जबकि भारत में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की होती है और रिटायरमेंट की हद 62 साल है। तो इस तरह से नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी बिपिन रावत को नए ओहदे पर मजीद 3 साल मिले और इस ओहदे पर जो उन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी, उसके तहत वो वज़ारत दिफा के मिलिट्री एडवाइज़र, महकमा फ़ौजी उमूर के सरबरा और भारत की बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफ़वाज में इश्तराक पैदा करने के जिम्मेदार थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का तनाज़ा हल होकर नहीं दे रहा है, बल्कि कानूनी मुहाज़ पर मजीद उलझता जा रहा है। हुकूमत अभी तक इसकी तहकीकात कराने के लिए तैयार नहीं है और नून लीग भी इस मामले को अदालत लेकर नहीं गई है, मगर जो अदालत लेकर गए हैं उन्हें संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन की आज मुबैना ऑडियो और कुछ दीगर वाक़यात की तहकीकात के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जहां दलाइल देते हुए अटॉर्नी जनरल ने एक इंतहाई सख्त पोजीशन ले ली है। अपने दलाइल में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने न सिर्फ हालिया वाक़यात को अदलिया को हिरासा करने और उस पर दबाव डालने का सीजन करार दे दिया, बल्कि सिंध हाई कोर्ट बार की पटिशन पर सवालात उठाते हुए इसे किसी की प्रॉक्सी करार दे दिया है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से बतौर अदालती मुआवन पूछा कि ये बताएं कि अदालत तहकीकात के लिए किसको हिदायत जारी करे। तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 199 के तहत दायर की गई है। यूँ लगता है कि ये एक प्रॉक्सी की दरख्वास्त है। ऐसा तासुर नहीं मिलना चाहिए कि दरख्वास्त गुजार किसी और का केस लड़ रहे हैं। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हमें कोई और इस्तेमाल कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि अदलिया को हिरासा करने और दबाव डालने का सीजन है। कभी कोई ऑडियो और कभी कोई बनाया गया डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है। दरख्वास्त गुजार ने 2017 के वाक़यात का जिक्र किया है। एक और वज़ीर आज़म था जिसे मुबहम अदालती हुक्म पर फांसी भी दे दी गई थी। माजी में ब्रीफ केस भरकर भी दिए जाते रहे हैं। दरख्वास्त गुजार को अगर माजी में जाना है तो दरख्वास्त में तरमीम करें, क्यों सिर्फ 2017 में जाएं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक जाते हैं। जिला वतन करने की सहूलत एक वज़ीर आज़म को दी जाती है तो भुट्टो को क्यों नहीं दी गई? पता लगना चाहिए कि
कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को क्यों हटाया गया, रकम से भरे सूटकेस किसे जाते रहे, जो भी जिंदा लोग हैं उन सब का एहतसाब कर लेते हैं, सिर्फ चुनकर एक वजीर आजम के लिए प्रॉक्सी बनकर क्यों लोग अदालत आ रहे हैं। हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया लेकिन उनकी कोई वीडियो नहीं आई, सैकड़ों लोगों की जमीनों पर कब्जा हो जाता है मगर उसकी भी कोई वीडियो नहीं आती। ये प्रॉक्सी जंग है, एक शख्स के लिए बार बार वीडियोज आ रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि वुकला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के कपड़े फाड़ देते हैं और फिर मजम्मत जारी कर दी जाती है। बार ने ही सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर चीफ जस्टिस के खिलाफ नारे लगाए। ये दलाइल सुनकर चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बार्स की अदलिया की आज़ादी के लिए बड़ी जिद्दोजहद है। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन अहमद को भी सुन लेते हैं। तो सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन अहमद ने जवाबी दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतसाब करें या किसी का भी ना करें। इस पर चीफ जस्टिस ने सलाउद्दीन अहमद से मुकालमा किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऑडियो मुस्तनद है, आपके लिए मैंने भी कुछ तैयार करके रखा है। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे की कॉपियां लहराते हुए कहा कि मेरी तस्वीर फैलाई जाती है कि ये किसी नून लीगी के साथ बाहर फिर रहे हैं, क्या आप इस पर भी तहकीकात कराने लगे हैं? अगर हम मुबैना ऑडियो की तहकीकात की दरख्वास्त काबिल समात करार भी दें तो क्या होगा? इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि माजी के तमाम मामलात भी बहस के लिए पार्लियामेंट में भिजवा दें। एक सज़ा के खिलाफ अपील चल रही है जिसके लिए अदलिया की ईंट से ईंट बजा दी गई है। तो दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जिनके केसेस हैं वो खुद अदालत नहीं आए। मेरा मौक़िफ़ यह है कि अदालतों को मुतनाज़ किया जा रहा है, अदलिया तहकीकात कराकर यह सिलसिला रोक सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, कोई भी ऑडियो या वीडियो बन सकती है, कोई भी ऑडियो बनाकर कह दे कि उस पर तहकीकात करें और उस ऑडियो पर तहकीकात शुरू कर दें तो ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर क्या असर पड़ेगा। तो अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि मैं यही कह रहा हूं कि सारी चीजें घूम फिर कर एक अपील तक जाती हैं, सिर्फ एक केस के लिए ये प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। दरख्वास्त गुजार सलाउद्दीन अहमद ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अटॉर्नी जनरल हुकूमत से कहकर माजी का जो एहतसाब करना है वो करा लें, मगर इस केस से माजी के केसेस को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बयान हल्फी का केस इसी अदालत में ज़ेर इल्तवा है, इसलिए ऑडियो लीक का मामला भी काबिल समात हो सकता है। तो चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी का मामला अलग है, बयान हल्फी देने वाले खुद अदालत आए हैं। आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं उस पर तो आपको भी यकीन नहीं है कि यह ठीक है। इस मामले पर कमीशन तो उस वक्त बनेगा जब कोई ग्राउंड हो। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के मामले पर अगली समात 24 दिसंबर को होगी, जहां इस दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक दलाइल जारी रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह समात सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन अहमद और सिंध जुडिशल कमीशन के रुकन सैयद हैदर इमाम रिजवी की उस पटिशन की बुनियाद पर चल रही है जिसमें ऐसे 5 वाक़यात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जिनकी बुनियाद पर अदालत के साथ सवालात की जद में आती है। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कुछ हालिया वाक़यात जो हुए हैं वो अवाम की नज़र में अदलिया की साख, उसकी शोहरत और आज़ादी को ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। इन वाक़यात में पहला वाक़या पनामा केस की JIT के क़याम से मुतालिक व्हाट्सएप कॉल का मामला है। दूसरा वाक़या इदारों की मुदाखलत से मुतालिक साबिक जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का बयान है। तीसरा वाक़या नवाज शरीफ को सज़ा देने से मुतालिक जज अरशद मलिक की वीडियो का है। और चौथा वाक़या गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी है। जबकि 5वां वाक़या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक का है। इसलिए इन तमाम मामलात की तहकीकात की जाए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की सदाकत और तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें आला अदलिया के अराकीन या रिटायर्ड जजेस, कानूनी माहिरीन, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अराकीन शामिल हों और ये आज़ाद कमीशन जामे इंक्वायरी करे ताकि साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग की तस्दीक की जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिन अल्लाह इस दरख्वास्त के काबिल समात होने या ना होने का मामला सुन रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल पहले ही एक आज़ाद कमीशन बनाने का मुतालबा कर चुका है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली इस आम समात पर तफसीली कानूनी राय के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान रशीद रिजवी और हामिद खान साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, अब एक ऐसी सूरत हाल आ गई है जिसमें ज़ाहिर हुकूमत कह रही है हम तहकीकात नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो नहीं लिया, आपकी पहले राय थी कि जी अदालत ही इस मामले की तहकीकात करा ले, मगर अब जो तहकीकात के लिए गए हैं वो कह रहे हैं कि अदालत के खिलाफ साजिश है इसलिए इसकी तहकीकात कराई जाए। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जो पटिशन्स हैं ये सारे के सारे एक केस के लिए सब मोहरा बन रहे हैं, अदालत की ईंट से ईंट बजा दी गई है सिर्फ एक केस के लिए, ये अदालत के खिलाफ साजिश है। क्या किया जाए इस मामले का? देखिए, मैं समझता हूँ कि खामखा दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने कि वो किसी के प्रॉक्सी हैं या किसी की प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वो बार एसोसिएशन की तरफ से उन्होंने एक दरख्वास्त दी है और इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर इसमें इंक्वायरी हो जाए और असल हक़ाइक़ कौम के सामने आए। ट्रांसपेरेंसी बहुत अहम चीज़ है
और उस ट्रांसपेरेंसी से कौम के सामने जितने हक़ायक़ हैं वो सामने आते हैं, उससे किसी को नुकसान नहीं होता। अगर अदलिया के मामलात भी अगर कौम के सामने आते हैं, खुल कर आते हैं, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आते हैं, तो उससे अदलिया को नुकसान नहीं बल्कि आने वाले वक्त में फ़ायदा होगा। सारी नुकसान जो कुछ भी हुआ है अदलिया को, वो हक़ायक़ को छुपाने से होता है, और हक़ायक़ को छुपाते रहने से पिछले 70 साल से अदलिया का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कमीशन मुकर्रर करे या और कोई अंदाज से इसकी सारी इंक्वायरी की जाए ताकि असल हक़ायक़ कौम के सामने आए। आप क्या कहिएगा रशीद रिजवी साहब, क्या हल है इस सारे के सारे मामले का जो उलझता जा रहा है? देखिए, मसला तो खुद अदलिया और इंतज़ामिया और हुकूमत इसको उलझा रही है। बहुत से सवालात हैं जो 2017 और 2018 के बाद लोगों के जहनों में आए। बहुत से फ़ैसले ऐसे आए हैं कि लोगों के जहन में एक सवालिया निशान है कि किस हद तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारी है। क्या वो एक दायरे में रहती है इंडिपेंडेंस के, या उससे बाहर जा रही है? और तो ये सवाल जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा लोगों के जहन में रहेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपॉइंटमेंट है, परवेज़ मुशर्रफ की जो लाहौर हाई कोर्ट ने क्विट किया है और उसकी अपील यहाँ पड़ी हुई है, उसकी ना सुनवाई। ये सवालात इतने हैं, इतनी तवील फहरिस्त है इन सवालात की जुडिशरी से कि ज़रूरी है कि जुडिशरी अपना ये सारे इम्प्रेशन दूर करे। पहले किसी ज़माने में 2 साल 4 साल में एक फ़ैसला आता था, वो डिबेटेबल हो जाता था, लेकिन अब तो हर महीने कोई ना कोई सवाल उठता है और जुडिशरी की तरफ से उसका क्लियरेंस नहीं होती है, उसको अवाम को नहीं बताया जाता है। बस वो अपने ऑब्जर्वेशन में उस पर वकीलों को डांट डपट, क्लाइंट को डांट डपट कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए, ये क्वेश्चन मार्क ख़त्म करने के लिए अगर किसी बार एसोसिएशन ने कोई एप्लीकेशन दी है, उस पर हर्ज किया है, आप उसको इन्वेस्टिगेट कर ले। अगर ये सच निकला तो आप मुझे बताएं कि कहाँ तक अदलिया की आज़ादी रही। झूठ रही तो इन लोगों को कन्विक्ट करें जिन लोगों ने ये टेप बनाया है। लेकिन 1% भी अगर ये सच है तो ये किस डेप्थ तक जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मगर हामिद खान साहब, ये जो मामलात हैं, अगर एक ऑडियो का मामला आया है जिसमें ये बात की जा रही है कि जी फिर तो जदीद टेक्नोलॉजी है, कल को कोई भी ऑडियो आ जाएगी, एडिट हुई आ जाएगी, उस सब पर क्या कमीशन बनाना शुरू कर दें, सबकी तहकीकात कराना शुरू कर दें, तो ये बात कहाँ जाके रुकेगी? इस तरीके तो बार बार अदालत से पर या किसी पर भी सवाल उठते रहेंगे। देखिए, अगर सिर्फ ऑडियो का ही मामला होता तो हम कहते कि जी एक चीज़ आइसोलेशन में है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिएगा एक एफिडेविट का भी मामला चल रहा है जो उससे पहले से चल रहा है, जिसमें एक फॉर्मर चीफ जज है, एक सुप्रीम एपलेट कोर्ट का, उन्होंने कोई एफिडेविट दिया है जिसका आज भी और कल भी जिक्र हुआ। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ एक ऑडियो की टेक्नोलॉजी देखने वाली बात नहीं है उसकी हकीकत, बल्कि ये बहुत सारे मामला जो एक वक्त में इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से बहुत से शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, अदलिया पर हुर्फ आ रहा है। मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा इसमें इंक्वायरी करने से इन सारे मामलात को तय होना चाहिए, शक व शुबहात दूर होने चाहिए और लोगों में एतमाद बहाल होना चाहिए अदलिया के बारे में। कोई हर्ज नहीं अगर इसकी जामे किस्म की इंक्वायरी ना कर ली जाए। और रिजवी साहब, अटॉर्नी कुछ वाक़यात 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर हुए हैं, बयान हल्फी भी और जैसे साकिब निसार की मुबैना ऑडियो भी, और दोनों में इल्ज़ाम जैसे साकिब निसार की तरफ जाता है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल का बयान है, ये जो बात है आज अदालत में कि एक केस के लिए ये सब कुछ हो रहा है, तो ये इस बात को तक़वियत नहीं देता है कि वाकई केस के लिए हो रहा है, केस में रिलीफ लेने के लिए हो रहा है, और जिनको रिलीफ मिलना है और जिनका केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो ऑडियो लेके भी नहीं जा रहे हैं और कोई और लेके जा रहा है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इस चीज़ को तो अपीलांट ने भी चैलेंज करना चाहिए था, जैसे उसके केस में हुआ था जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के केस में क़य्यूम मलिक साहब का और सैफुर रहमान के डायलॉग भी तो
रिकॉर्ड पर आए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रश कर दिया था, केस को अपील अलाउ कर दी थी बायस के होने पर जजेस के। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये बातें एक सवाल या निशान तो उभर रहा है जुडिशरी पे। एक आम आदमी क्या सोच रहा है, वो तो ये नहीं सोचेगा कि क्यों नहीं जो लोग एग्रीव्ड हैं वो जा रहे हैं, लेकिन वो तो कहेगा मियाँ अदलिया में तो जो चाहते हैं अपना काम करवा लेते हैं, हम गरीब अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ये जो परसेप्शन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो डैमेज हुआ है पिछले 5-6 महीने में, इस दौरान जो चीज़ें आई हैं, इसे किस तरह से आप नलीफाई करेंगे, किस तरह से ज़ीरो करके लोगों के अंदर एक दफ़े फिर एतमाद इस इदारे का बनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अटॉर्नी जनरल साहब कह तो रहे हैं कि 70 साल का भी कर ले, चलें वो कर लें, अच्छी बात है, उसमें भी कर लें कि कितने ब्रीफ केस गए हैं। आज क्या ब्रीफ केस नहीं घूम रहे, सिर्फ एक ही केस में ब्रीफ केस गए थे। अटॉर्नी जनरल साहब से पूछें कितने केसों में जा रहे हैं। ये इसी वक्त ख़त्म होगा जब कोई ना कोई पकड़ा जाएगा, उसके अलावा नहीं ख़त्म हो सकता ये केस। हामिद खान साहब, क्योंकि ये केसेस अपील में हैं जिन पे सजाएं दी गई थी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब को या मरीम नवाज साहिबा को हो, जब फैसला आ जाए, क्योंकि अपील जब इसकी सज़ा को सस्पेंड किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जैसे अतर मिनल अल्लाह ने ही जो केस की मेरिट है उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए थे, नैब के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए थे, तो अगर केस अपील का फैसला आ जाए तो उसी से ये मामला सारा का सारा नहीं खत्म हो जाएगा, या आपके ख्याल में इन तमाम इल्ज़ामात की अलग से तहकीकात बहुत ज़्यादा लाजमी है करना, जिससे ये डिटरमिन हो कि जुडिशरी का क्या किरदार था? देखिए, इसमें ये एक मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस अपील से अलग रख के भी देखा जा सकता है कि आया कोई कोशिश की गई। मैं ये नहीं कहता जो फैसला किया गया वो किसी दबाव पे किया गया होगा, लेकिन बहरहाल ये पता करना कि आया दबाव डालने की कोशिश हुई थी और वो कोशिश किसने की थी और किस पर हुई थी, तो इन सारी चीज़ों को अगर उसमें मुनासिब इंक्वायरी होके मंजर आम पे आता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फैसला अदालत का होता रहेगा, उसको तो अपने तौर पे करना चाहिए। जो अपील पेंडिंग है उस अपील को सुनना चाहिए, उसका फैसला होना चाहिए। लेकिन जो मामलात दूसरे जिसको हम कोलैटरल कहते हैं मामला सामने आए हैं, उनमें भी तहकीक होनी चाहिए ताकि अदलिया पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उनकी तरफ उंगली उठाई जा रही है, ये मामलात भी पब्लिक के सामने एक एतमाद की फ़ज़ा पैदा करने के लिए एक इंक्वायरी हो जाए तो बेहतर होगा। मगर रिजवी साहब, क्या मुमकिन है ऐसी इंक्वायरी और ऐसा कमीशन जिसका फ़ैसला जो भी आए, जिसकी इंक्वायरी का रिजल्ट जो भी हो, वो सबको काबिल कबूल हो? जिसके ख़िलाफ़ होगा वो तो नहीं मानेगा, जिसके हक़ में होगा वो मानेगा। ये हमारी कल्चर का एक हिस्सा है। हमेशा से हमने हक़ के फ़ैसले माने, अपने फेवर में हुए, और जो फेवर में नहीं होते हैं लोग उसे कहते थे जी जज साहब बिक गए और ये हो गया वो हो गया। हमारी टेंडेंसी, हमारी मॉरल लेवल यही है कि हम कभी हकीकत तस्लीम नहीं करते। मैंने तो कई दफ़े कहा कि इस मुल्क में आप ट्रुथ कमीशन पर बना के देख लें, एक आदमी भी आके सच नहीं बोलेगा। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में सच बोलने का है। हामिद खान साहब, फिर अगर कमीशन बन भी गया और सब ने माना ही नहीं उसके जो भी फाइंडिंग्स होंगी, तो क्या मसला हल होगा या मसला लटका ही रहेगा? देखिए, मसला जैसे रिजवी साहब ने कहा सही है, इस मुल्क में बड़ा मसला है कि जो अपने ख़िलाफ़ कोई फाइंडिंग को कबूल नहीं करता, भाई कोई वो माने या ना माने। मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म का रिपोर्ट सामने आएगी जो कि बज़ाहिर क्रेडिबल होगी, तो अवाम के लिए वो शायद क्रेडिबल हो और अवाम उसको माने, या तारीख़ में कम अज़ कम उसकी एक वैल्यू होगी। कोई माने ना माने वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन बात यह है कि अवाम तक भी तो एक बात आनी चाहिए, कौम के सामने भी कोई हकीकतें सामने आनी चाहिए। ये बहस तो बहरहाल जारी ही रहेगी कि कितने लोग मानते हैं, किस हद तक मानी जाती है, कितनी चीज़ क्रेडिबल है। ये बेशक ये सारी दुनिया में हमेशा हर ऐसे वाक़यात के ऊपर दो आरा रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंक्वायरियाँ
बंद हो जाए या किसी किस्म की कोशिश सच सामने लाने की ना की जाए, वो हर सूरत होनी चाहिए। ये बात की बात है कि कौन उसको मानता है या कौन नहीं। बहुत शुक्रिया सीनियर वकला की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, और आम खबर है उसमें तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 85.9% पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं है, जबकि 66.8% पाकिस्तानी समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में किया जाने वाला एहतसाब गैर जानिबदार नहीं है। 66.8% पाकिस्तानियों की ये सोच है हुकूमत के एहतसाब के नारे पर। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी समझते हैं कि हुकूमती इदारों में करप्शन सबसे ज़्यादा है। 41.4% की नज़र में पुलिस, 17.4% की नज़र में अदलिया और 10.3% की नज़र में कॉन्ट्रैक्टिंग और टेंडरिंग के दौरान करप्शन ज़्यादा होती है। सर्वे के मुताबिक जब पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ की तीनों हुकूमतों के मवाज़ने का सवाल किया गया तो 92.9% पाकिस्तानियों ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 3 सालों में महंगाई सबसे ज़्यादा रही है। 4.6% का ख्याल था कि नून लीग की हुकूमत में ज़्यादा महंगाई थी, जबकि 2.5% ने पीपल्स पार्टी के दौर में ज़्यादा महंगाई का कहा। यानी 92.9% पाकिस्तानी इस हुकूमत में महंगाई को गुज़िश्ता 2 हुकूमतों से ज़्यादा समझते हैं, जबकि 85.9% पाकिस्तानी समझते हैं कि गुज़िश्ता 3 बरस में उनकी आमदनी में कमी आई है। 50.6% पाकिस्तानी समझते हैं कि महंगाई और बेरोज़गारी की बड़ी वजह हुकूमत की नाअहली है। 23.3% पाकिस्तानी करप्शन को महंगाई और बेरोज़गारी की वजह समझते हैं। यानी पाकिस्तानियों की अक्सरियत करप्शन के बजाय हुकूमती नाअहली को ज़्यादा बड़ा मसला समझती है, क्योंकि पाकिस्तानियों की अक्सरियत को करप्शन को नहीं बल्कि हुकूमत की नाअहली को महंगाई और बेरोज़गारी की बड़ी वजह समझती है। 85.9% पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत की खुद एहतसाबी से मुतमईन नहीं है, जबकि इससे पहले रवा साल ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक में से 120 से बढ़कर 124वें नंबर पर पहुंच गई है और पाकिस्तान का CPI स्कोर 32 से गिरकर 31 पर चला गया है। 2013 में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 127वां था। इसी तरह 2014 में नून लीग की हुकूमत के पहले साल में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 126वां और 2018 में यानी आखिरी साल में पाकिस्तान का नंबर 117वां था। यानी 5 साल में बेहतर होकर 127 से 117 पर आ गया था, मगर तहरीक इंसाफ के पहले साल यानी 2019 में पाकिस्तान 117वें नंबर से गिरकर 120 पर चला गया और फिर 2020 की रैंकिंग में 120 से गिरकर 124 पर चला गया। और किसी और ने नहीं, खुद हुकूमती इत्तेहादी काफिले के रहनुमा कामिल अली आगा ने दावा किया कि नए पाकिस्तान में तो करप्शन के रेट ही बढ़ गए हैं। 500 की जगह 5000 और 50,000 मांगते हैं तो उनसे पूछा जाए कि ये क्या कर रहे हो यार, इतने पैसे मांग रहे हो, तो वो कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली इमरान खान लाया, हम तो नहीं लाए। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। करप्शन कम हुई नहीं और हुकूमत ने जिन पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया वो इल्ज़ाम भी साबित नहीं हो सका। नैब ने अपोजिशन के तकरीबन तमाम अहम रहनुमा को गिरफ्तार किया, मगर इस वक्त अपोजिशन के तकरीबन तमाम रहनुमा जमानत पर रिहा हैं। ये रहनुमा कई माह तक गिरफ्तार रहे और फिर आला अदलिया ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। नैब कुछ साबित नहीं कर सका। ना सिर्फ अदलिया ने जमानत पर रिहा किया बल्कि अपने फैसलों में नैब की साख और कारकर्दगी पर सवाल उठाए। अदालतों ने यकतरफा एहतसाब और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की और फिर जब मुसलसल अदालतों से नैब के खिलाफ फैसले आने लगे तो खुद तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि नैब ने एहतसाब के बयानिए को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और नैब के जो लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी। अगर नैब ने कोताहियां की हैं, अगर नैब ने कमजोरियां की हैं तो उसका नुकसान कौन है? वो हमें नुकसान हो रहा है। तो वफाकी वजीर शेख रशीद ने इतराफ़ किया कि एहतसाब की तवक्कात अवाम के मयार पर पूरी नहीं उतरी। मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के म्यार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई। दूसरी तरफ ये तासुर मजबूत होता जा रहा है कि नैब हुकूमत के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है। हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात पर ना कोई नोटिस लिया जाता है, ना कोई तहकीकात होती हैं। नोटिस हो भी जाए तो तहकीकात आगे नहीं बढ़ती हैं और फिर इंक्वायरी ही बंद कर दी जाती है। कुछ चेयरमैन नैब के बयानात इस तासुर को मजबूत कर रहे हैं और जो नैब के इस वक्त एक्शंस हैं वो भी मजबूत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन नैब से जब हुकूमती केसेस के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब की बजाय सवाल ही उठा दिया कि हुकूमत के खिलाफ कितनी शिकायत आई। हुकूमत का कोई भी बंदा मतलब करप्शन में मुलवस नहीं जो अपने उनके खिलाफ रेफरेंस के सारे रेफरेंसेस अपोजिशन के खिलाफ है। कंप्लेंट कितनी आई है हुकूमत के बारे में? सर बहुत सी चीज़ों का आपने खुद नोटिस लिया है। हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग आप जज्बात करना जी सर लेफ्ट ईरान से ठीक है। इशू आटा गंदम चीनी का स्कैंडल था, उसका क्या हुआ? वो हमारे पास स्कैंडल किसी शक्ल में नहीं आया। वो अगर ये क्वेश्चन आप FIA से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
यहाँ सवाल उठता है कि क्या नैब को शिकायत आएगी तो ही नैब एक्शन लेगा। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक ने बताया कि चेयरमैन नैब हुकूमती या प्राइवेट शिकायत के अलावा किसी केस से मुताल्लिक खुद से भी तहकीकात कर सकते हैं। नैब का तो मैंडेट ही खुद करप्शन पकड़ना है। ये बात दुरुस्त है चेयरमैन नैब की कि जी शिकायत ही कितनी आई हैं हुकूमत के खिलाफ कि अगर शिकायत नहीं आएगी तो वो कर ही नहीं सकते, मामला आगे नहीं बढ़ा सकते। तो 18A है जो नैब की सेक्शन है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 3 तरीकों से चेयरमैन नैब जो है तफ्तीश कर सकता है। उसमें एक तो यह कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो आपको कंप्लेंट करे, या फिर कोई प्राइवेट जो कोई किसी और जरिए से चेयरमैन नैब को इन्फॉर्मेशन आए। तीसरा यह है कि ऑन इट्स ओन इन्फॉर्मेशन, यानी अपने इख्तियारात के, अपनी इन्फॉर्मेशन के तहत जो है अपने सुमोटो इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन नैब जो है वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है इस तरह के किसी जुर्म का। तो नैब के तो मकासद में ये शामिल है कि वो किसी की दरख्वास्त का इंतजार ना करे, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नैब बना ही इसलिए है कि जहां की करप्शन हो उसका खुद खोज लगाए, उसको और करप्शन को रोके। फिर साथ ही ये सवाल भी उठा कि क्या चेयरमैन नैब ने अपोजिशन के खिलाफ भी तमाम कार्रवाइयाँ किसी की शिकायत पर की हैं या खुद से नोटिस भी लिए हैं। इस हवाले से अपोजिशन के रहनुमा असद इकबाल ने ट्विटर पर अपने केस से मुताल्लिक नैब की प्रेस रिलीज शेयर की और लिखा कि चेयरमैन नैब ने फरमाया कि हुकूमत के खिलाफ कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, इसलिए नोटिस नहीं लिया। अर्ज है कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस तो एक गुमनाम अखबार में शाया होने वाली फर्जी स्टोरी छपने पर लिया गया, जबकि पीटीआई हुकूमत के स्कैंडल्स कौमी मीडिया पर सफ़ा अव्वल पर शाया हुए मगर चेयरमैन टस से मस ना हुए। इसके अलावा नैब की एक और प्रेस रिलीज भी है। 8 मई 2018 को इस प्रेस रिलीज के मुताबिक चेयरमैन नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मुबैना तौर पर 4 अरब 90 करोड़ डॉलर्स की रकम मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत भिजवाने की मीडिया रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। ये प्रेस रिलीज आई, मीडिया पर हेडलाइंस लगी, एक संगीन इल्जाम था, वो भी साबिक वज़ीर आज़म पर, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का, वो भी 4.9 अरब डॉलर्स का, और वो भी भारत को मनी लॉन्ड्रिंग का। चेयरमैन नैब ने खुद नोटिस लिया, फिर कुछ नहीं मिला तो इंक्वायरी बंद कर दी, मगर इसका आवाम को बताया भी नहीं। और फिर हमने 5 माह बाद 8 नवंबर 2018 को अपने प्रोग्राम में डीजी नैब लाहौर से इस इल्ज़ाम के हवाले से पूछा कि क्या इसकी कोई प्रेस रिलीज आई है, अगर इंक्वायरी बंद की गई है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इंक्वायरी बंद हो गई है, कुछ नहीं मिला। तो अगर ये तहकीकात में नहीं साबित हुआ तो एक और प्रेस रिलीज नहीं आई कि साबित नहीं हुआ, तो क्या पता प्रेस रिलीज दी हो आपको पहुंची ना हो, आप चेक करें, हो सकता है आपको दी हो उन्होंने। नहीं पहुंची, हम तक नहीं आई, आप तक पहुंच गई है तो भेज दीजिएगा, मैं कल चला। चलें आप कोशिश कर लें, मैं भी कोशिश करता हूँ, कहीं से मिली तो आपको भिजवा देंगे ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। लेकिन वो फैक्ट यही है कि वो चीज़ साबित ही नहीं हुई। दी होगी आपके पास, नहीं होगी, हो सकता है दी हो, आपके पास हो तो भेज दीजिएगा, नहीं है तो नहीं बनवा के भेज दीजिएगा, मैं फिर भी चला दूंगा। बहुत शुक्रिया सलीम। हमने नैब की ये प्रेस रिलीज और एहसन इकबाल की ट्वीट नैब के तर्जुमान को भेजी और उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी और बताया कि जैसा कि इल्ज़ाम है कि चेयरमैन नैब ने इन दोनों केसेस में मीडिया रिपोर्ट्स पर नोटिस लिया, लेकिन चेयरमैन नैब ने कल रिपोर्टर से बात करते हुए कह दिया कि हुकूमत के खिलाफ कितनी शिकायत आई हैं। इसके अलावा हम गंदुम और चीनी के स्कैंडल्स पर की इंक्वायरी पर भी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि चेयरमैन नैब ने मौका अख्तियार किया कि इस हवाले से FIA से पूछें। हालांकि इस हवाले से नैब हुकूमती अराकीन को तलब भी कर चुका है, मगर तर्जुमान नैब ने इसका कोई जवाब ही नहीं दिया। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, अदालतें भी नैब की कारकर्दगी और साख पर सवाल उठाती रही हैं। खुद साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 11 सितंबर 2019 को कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। इसी तरह गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में यकतरफा एहतसाब की बात की और लिखा कि बड़े पैमाने पर यह तासुर है कि जो ताकत में होते हैं वो नैब को एक टूल यानी हथियार के तौर पर जुल्म और सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुतवातिर तौर पर यह इल्ज़ाम लगा है कि नैब को वाज़ेह तौर पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। नैब का इम्तियाजी सलूक उसके अपने इमेज को मुतासिर कर रहा है और इदारे की साख और उसकी गैर जानिबदारी पर से लोगों का एतमाद मुतासिर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि नैब कुछ जमातों के रहनुमाओं से मुताल्लिक कार्रवाई करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा। बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम के बावजूद कार्रवाई में हिचकिचाहट का मुजाहरा करता रहा, जबकि कुछ जमातें जो दूसरे साइड पर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, महीनों और सालों तक उन्हें कैद में रखा जाता है और इसके लिए कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती है। इस हकीकत के बावजूद कि कानून तहकीकात को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की बात करता है और ट्रायल को 30 दिन के अंदर मुकम्मल करने की बात करता है, मगर तहकीकात अक्सर महीनों और सालों तक ज़ेरे इल्तवा रहती हैं। अदालती फैसले के मुताबिक इस परेशान कुन सूरत हाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अदालती साल की तकरीब में भी निशानदही की थी और बताया था
कि किस तरह एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किस्म की जोरावरी और इंसानी वक़ार की तौहीन से नैब की सरहदों से बाहर भी रुसवाई और बदनामी हुई। यूरोपियन कमीशन ने नैब की एकतरफा कंडक्ट की निशानदही की और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इसे मजीद खुद मुख्तारी देकर इसे आज़ादाना तौर पर काम करने दे। इस कमीशन ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान में आज़ादी तेजी से सुगड़ती जा रही है और इस तरह अपने खदशात का इजहार किया था कि नैब का किरदार एक ऐसे हथियार का है जिससे इख्तिलाफात को दबाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि अपने इख्तियारात और ताकत का इस्तेमाल करते हुए नैब को इन कानूनी उसूलों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो ये बताते हैं कि किसी भी एग्जीक्यूटिव को मिलने वाली ताकत की कुछ हदूद हैं। किसी शख्स को गिरफ्तार करना संगीन मामला है। ताकत का मुख्तलिफ तरीक़े से इस्तेमाल करके गिरफ्तार करने के नुकसानदेह नताइज हैं, जिसकी वजह से इस इख्तियार को बहुत ख्याल से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए न सिर्फ ठोस शवाहिद होने चाहिए जो उस शख्स को जुर्म के साथ जोड़ते हों, बल्कि ये बात भी जाहिर करनी चाहिए कि गिरफ्तारी के अलावा और कोई चारा मौजूद नहीं था। गिरफ्तारी के इख्तियार को एक ऐसे हथियार के तौर पर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे जुल्म किया जाए और हिरासानी की जाए। आइन में सिर्फ एक बुनियादी हक है जो गैर मशरूत है और इसे किसी सूरत मजरू नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी खिलाफ वर्जी हो सकती है, और वो हक है इंसानी वकार का। और ट्रायल से पहले गिरफ्तार करके कैद में रखने के संगीन नताइज होते हैं। ऐसी गिरफ्तारियों से बेइज्जती और तौहीन होती है, ना सिर्फ मुल्ज़िमान की बल्कि उनके ख़ानदान की, उन लोगों की जो उन मुल्ज़िमान से जुड़े होते हैं। गिरफ्तारी किसी शख्स की शोहरत, साख और मुआशरे में उसकी मौजूदगी को बुरी तरह मुतासिर करती है, उसे नफरत का निशाना बनाती है। और आज के मीडिया के दौर में किसी भी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ इल्ज़ामात लगाना क़यास राइयों की एक ऐसी मुहिम को जन्म देता है जिससे उसके ख़ानदान की तज़लील की जाती है, उन्हें शर्मिंदा किया जाता है और इस तरह एक शख्स के वक़ार को ख़तरे में डाल दिया जाता है। अक्सर एक शख्स तहवील में होते हुए अपनी नौकरी खो देता है और उसे अपने दिफा का भी मौका नहीं दिया जाता है और उस शख्स का बारे दिफा उसके मासूम खानदान के अफराद पर आ जाता है। ज़्यादातर लोगों को जुर्म साबित होने से पहले की गिरफ्तारी और जुर्म साबित होने के बाद की गिरफ्तारी का फ़र्क ही नहीं पता होता। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट ने भी शाहिद खान अब्बासी को गैर कानूनी तकरीरी केस में ज़मानत दी और अपने फैसले में लिखा कि अदालत ने यह महसूस किया कि शाहिद खान अब्बासी मौजूदा वफाकी हुकूमत पर खुल्लम खुल्ला तनकीद करते हैं। उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया जिसमें वो 7 माह कैद में रहे, फिर उस केस में उनकी जमानत हो गई और उसके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया। हम नैब की बदनीयती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि नैब ने दरख्वास्त गुजार पर सियासी दबाव बढ़ाया ताकि उनकी ज़बान बंद की जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा था कि दिलचस्प बात यह है कि जब नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि सिंध और वफाक में अक्सरियती हुकूमती जमात के खिलाफ कितने रेफरेंस फाइल हुए तो जवाब ही नहीं दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमने वज़ीर आज़म के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को भी आज प्रोग्राम में दावत दी, मगर उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आज दूसरे टेस्ट मैच में 1 इनिंग्स और 8 रन से हराकर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। आज पाकिस्तान को हैरानकुन फतह हासिल हुई है। बहुत से नए रिकॉर्ड्स बने हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ होने वाले हालिया T20 और टेस्ट मैचेस सीरीज में न सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ तमाम मैच जीते बल्कि इस दौरान कई अहम रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। पाकिस्तान ने ढाका में दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और अपनी पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 300 रन बनाकर अपनी पहली इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मैच के इब्तिदाई 3 दिन बारिश की नजर हो गए थे, जिसके बाद वाज़ेह नजर आ रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर साजिद खान की बॉलिंग से मैच का पूरा मंजर ही बदल गया। पाकिस्तान के दिए गए टारगेट के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम अपनी पहली इनिंग में सिर्फ 87 रन बनाकर फॉलो ऑन का शिकार हो गई, जबकि दूसरी इनिंग्स में भी बांग्लादेश की टीम 205 रन बना सकी और मैच 1 इनिंग और 8 रन से हार गई। साजिद खान ने मैच की पहली इनिंग्स में 42 रन देकर 8 विकेटें ली, जबकि उन्होंने मैच में मजमूई तौर पर 12 विकेटें हासिल की, यानी दूसरी इनिंग्स में भी 4 विकेटें ली, जो किसी भी पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर की बेहतरीन बॉलिंग है। इस टेस्ट सीरीज के बाद साजिद खान पाकिस्तान की जानिब से 1 इनिंग्स में सबसे बेहतरीन बॉलिंग करने वाले ऑफ स्पिनर बन गए हैं, जबकि ये पाकिस्तान की जानिब से 1 इनिंग्स में चौथी बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड है। ना सिर्फ ये, पाकिस्तानी टीम इस टेस्ट मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट की तारीख में मैच के 5वें दिन 13 विकेटें लेकर मैच में फतह हासिल करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ 300 रन पर मैच अपने नाम करना और सीरीज में मेज़बान टीम को क्लीन स्वीप करना। बात करेंगे सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है। सिकू भाई बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, मैच का दिन भी आखिरी, विकेट भी आखिरी और 8 रन बाकी थे, ओवर्स भी, बॉलें भी थोड़ी सी रह गई थी, लाइट भी बड़ी कम थी। अगर वो 8 रन बना लेते, पाकिस्तान की बैटिंग आती, पता नहीं मैच होता ना होता। सब कुछ बहुत परफेक्ट था। 300 रन पे इनिंग डिक्लेयर करना भी बहुत परफेक्ट था। साजिद खान की बॉलिंग भी बहुत परफेक्ट थी। यार देखो साजिद, इससे बड़ी फतह हो नहीं सकती पाकिस्तान की। इसमें 170 ओवर्स ज़ाया हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2 दिन का खेल ज़ाया हुआ है। हमने ये मैच 3 दिन में ख़त्म किया है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट डाला है और ख़ासतौर पे साजिद खान की बॉलिंग विदाउट एनी डाउट वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट कि ये कहना कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग है। ऑब्वियसली इट्स सुपर परफॉर्मेंस
सालों के बाद ऐसी परफॉर्मेंस होती है कि कोई लड़का 8 खिलाड़ियों को आउट करे। जैसे आपने पहले बताया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है हमने कि आज 13 विकेटें उनकी ली हैं हमने। और ये मैच जो है इस लिहाज से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। और इसमें एक जो अच्छी कप्तानी है उसकी बाबर आजम की, वो ये है कि अगर वो फास्ट बॉलर से बॉल कराते कल या आज आखिरी घंटे में, तो वो उनको मैच खत्म हो जाता है। तो उन्होंने मुसलसल स्पिनर्स को लगा के रखा, जो उनकी बहुत अच्छी कप्तानी थी, और खुद बॉल करा के उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट लेकर पाकिस्तान को फतह दिलाई है। और आपको लगता है पूरी सीरीज में भी बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस वक्त बनता नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत जबरदस्त किस्म का। अभी भी थोड़ी बहुत इसके अंदर देखें, हम जब जीत जाते हैं तो उसके जो फॉल्ट्स होते हैं उसको हमने जरूर देखना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियंस आएंगे उनके लिए हमें एक रिस्ट स्पिनर चाहिए। अगर यासिर शाह फिट नहीं है तो हमें जाहिद महमूद को जरूर खिलाना चाहिए था या उसको मौका देना चाहिए था। उसने T20 में 3 आउट किए थे, उसके बाद हमने उसको हटा दिया है। तो आई स्टिल बिलीव कि एक राइट आर्म लेग स्पिनर को जरूर ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज एक फास्ट बॉलर भी हमें चाहिए होगा। मोस्ट प्रॉब्ली या तो वसीम आएगा या अब्बास आएगा। तो पाकिस्तान के ओवरऑल बड़ी कॉम्पैक्ट इस वक्त टीम नजर आ रही है, मगर असल मुकाबला होगा जब ऑस्ट्रेलिया इधर आएगा। तो फिलहाल दे हैव डन वंडरफुली वेल, तो हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तारीफ करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शिकू भाई, उसको आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।